गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों का जब शासनकाल भारत के अंदर शुरू हुआ था तो उसके बारे में हम जान रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंग्रेजों के वायसराय वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में है कि कौन-कौन से वायसराय भारत में आए थे और कौन-कौन से गवर्नर जनरल आए थे और उन्होंने क्या-क्या इम्पोर्टेंट काम किया था, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो वायसराय और जनरल का आज हम भाग 1 पढ़ेंगे क्योंकि इनका वायसराय और जनरल के बारे में कम से कम 4 से 5 भागों में पढ़ा जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो वायसराय और गवर्नर जनरल का भाग 1। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हम अंग्रेज़ों के काल तक आ गए थे कि अंग्रेज़ों ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था और जो अधिकार जमाया तो उसको संभालने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किए गए थे। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो भारत में गवर्नर जनरल आए और वायसराय आए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहा और दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक मतलब इनको 2 बार नियुक्त किया गया था। और इसने जो है अवध के नवाब जो थे शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की थी और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी। दोस्तों, जो वायसराय या गवर्नर जनरल जिन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए या विशेष कुछ कार्य किए उनके बारे में हम विशेष जानेंगे। बाकी ऐसे वायसराय या जनरल जिन्होंने कोई काम नहीं किया तो उनको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना। बंगाल के जो समस्त क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया था, 2 उप दीवान नियुक्त किए थे जिनमें मोहम्मद राजा खां बंगाल में किया था और राजा सीताबराय को बिहार में नियुक्त किया गया था। मतलब ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। तो मोहम्मद राजा खां को बंगाल में और राजा सीताबराय को बिहार में दीवान के रूप में नियुक्त किया था। फिर दूसरा आता है आपका वारेन हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 1785 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मतलब वारेन हेस्टिंग के समय में जो बंगाल का गवर्नर था उसको अंग्रेजी गवर्नर कहा जाने लगा था और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया था। मद्रास मुंबई के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए थे। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स जो 1774 से 1785 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। तो याद रखना, भारत में कंपनी की तरफ से या कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स, इसको याद रखना है। इसके पश्चात में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में इन्होंने क्या किया, उच्च न्यायालय की स्थापना की और वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता ले गया था। वारेन हेस्टिंग ने 1774 ईस्वी में 2 इम्पोर्टेंट कार्य किए थे। तो एक तो किया था कि इन्होंने कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी और दूसरा जो इसका कोषागार था जो मुर्शिदाबाद में था उसे हटा करके कोलकाता में ये स्थापित किया था। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। तो 1772 में इन्होंने फौजदारी और दीवानी अदालतों की जिले वाइज स्थापना की थी। इसने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो प्रथम मदरसा भी वारेन हेस्टिंग्स ने ही बनवाया था और वो बनवाया था कोलकाता के अंदर। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। मतलब जो हमारी भागवत गीता है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने और इसे भी इसने आश्रय दिया था। सर विलियम जोन्स ने 1774 ईस्वी में दक्षिणी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
की थी। तो दक्षिणी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने की थी, और किस समय में की थी? वारेन हेस्टिंग के समय में की थी। मुगल सम्राट से मिलने वाली 26 जो मुगल सम्राट थे उसको मिल जो 26 लाख पेंशन रुपए दिए जाते थे वार्षिक पेंशन के रूप में, उसको भी वारेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया गया था। भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी का प्रकाशन जेम अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, जो 1780 में जो उसका प्रकाशन हुआ था, जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, और ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालबाई की संधि 1772 ईस्वी के द्वारा, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए थे। तो वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो इन्होंने सालवाई की संधि करके समाप्त किया था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो मैंगलोर की संधि करके इन्होंने समाप्त करवाया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के काल में हुई थी, वारेन हेस्टिंग के काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। और वारेन हेस्टिंग के पश्चात में सर सर जॉन मैकफर्सन को वायसराय बनाया, गवर्नर बनाया गया था, और जो 1785 से 1786 ईस्वी तक, मतलब सबसे कम, बहुत कम शासनकाल रहा था, और इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, मतलब कार्यकारी, मतलब कुछ समय के लिए कि संभाल सके, तो इन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे। फिर चौथा जो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था, जो 1786 से 1793 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले के अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने ये कलेक्टर के पद जो होता है उसका उसका मतलब बैठाया था कलेक्टर, और जो सारे जिले के जो अधिकार हुए करते थे वो कलेक्टर के हाथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही दिए थे। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। मतलब पहले पुलिस के अधिकार कुछ जमींदार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको अधिकार प्राप्त थे पुलिस के, तो वो अधिकार भी उनसे वापस ले लिए थे। तो ये किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना, ये चार जगह का मिलाकर के 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की थी यहाँ पर। मतलब कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की थी, मतलब 4 प्रांतों का एक न्यायालय होगा। तो ये स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है इतिहास में। और न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस है। शक्ति का पृथक्करण मतलब किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं रखना, अलग अलग एक की जगह अलग अलग 10 आदमियों के हाथ में शक्ति रखना, ताकि कभी विरोध प्रदर्शन हो तो सारी शक्ति मतलब शक्ति बटी होने से वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक संहिता 1793 में एक सिविल कोड 1793 में बनाया था, और रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ लोग क्या है अपना व्यक्तिगत व्यापार या धंधा करते थे, उसको भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रोक दिया था। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की, और एक दरोगा इनका इंचार्ज बनाया था। मतलब जो पुलिस थाने हैं वो इस पद का क्रिएशन भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और यहाँ पर जो दरोगा की स्थापना की थी या दरोगा बैठाया था इंचार्ज के रूप में, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही ये शुरू हुआ था। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया था। जो प्रशासन था वो यूरोपीय देशों में जिस तरह का प्रशासन कार्य करता था, उसी प्रकार से भारत के अंदर भी इसने अब प्रशासनिक व्यवस्था में किया था। इनके पश्चात में सर जॉन शेर को यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया गया, जो 1793 से 1798 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। स्थायी जो भूमि बंदोबस्त है, जो 1793 ईस्वी की योजना है, वो सर जॉन शोर है, इन्हीं ने बनाई थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो, और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। और इसमें जमींदार भू राजस्व की दर को तय कर सकते थे। मतलब
स्थायी भूमि बंदोबस्त 1793 ईस्वी में एक योजना बनाई। ये सर जॉन शोर ने बनाई थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। और इसमें एक व्यवस्था थी कि जमींदार जो है वो भू राजस्व से कितना कर लेना है वो उसकी दर स्वयं तय कर सकते हैं। और इसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब जो जमींदार जिसने जो फिक्स कर दिया है वो ही रहेगा, उस पर कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सर जॉन सर ने ये दो काम विशेष किए थे। उसके पश्चात में लॉर्ड वेलोजली को यहाँ पर बनाया गया था, इस पद पर बैठाया गया था। और 1798 से 1805 ईस्वी तक ये मतलब इस पद पर रहे थे। और भारत में सहायक संधि का जो जनक है वो लॉर्ड वेलोजली को माना जाता है। सहायक संधि का मतलब कॉरपोरेशन के साथ में, जो कंपनी के साथ में जो संधि करना शुरू किया था वो लॉर्ड वेलोजली ने किया था। और जो सहायक संधि जिसने की थी उनमें जो प्रमुख राज्य थे वो थे हैदराबाद ने की थी 1798 ईस्वी में, मैसूर ने की थी 1799 ईस्वी में, तंजूर ने की थी अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध ने की थी 1801 ईस्वी में। और जो पेशवा हुआ करते थे महाराष्ट्र में मराठाओं के, उन्होंने की थी 1801 ईस्वी में। और जो भोंसले थे, भोंसले मतलब वो भी महाराष्ट्र से, उन्होंने भी दिसंबर 1803 ईस्वी में की थी। और सिंधिया जो 1804 ईस्वी में, सिंधिया जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में शासक हुआ करते, उन्होंने 1804 ईस्वी में संधि की थी। और इनके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, ये राजस्थान के जो अन्य राज्य थे, इन लोगों ने भी सहायक संधि कंपनी के साथ में की थी। और ये लॉर्ड वेलेजली के साथ में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली ने ही इसको शुरू किया था। इसके पश्चात में आगे लॉर्ड वेलेजली जो था वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम पूर्ण रूप से बंगाल के अंदर हुई थी। तो बंगाली शासन का बंगाल का शेर कहा करता लॉर्ड वेलेजली अपने आप को। इसके समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी इसने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और वो की थी कोलकाता के अंदर। इसका जो है 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, मतलब फर्स्ट कार्यकाल इसका समाप्त हुआ, पर 1805 ईस्वी में इसको दोबारा चार्ज दिया गया, परंतु कुछ समय के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जब मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के पश्चात में दूसरा गवर्नर जनरल बनाया गया और वो था सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो जो 1805 से 1807 ईस्वी तक लगभग 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा। और 1806 ईस्वी में बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। तो मतलब ये लगभग 2 साल रहे थे और कोई महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने नहीं किया। लेकिन बेल्लोर में एक सिपाहियों ने विद्रोह किया था, वो सर जॉर्ज वार्लो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम को फिर चार्ज दिया गया 1807 से 1813 ईस्वी में। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। तो चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में पास हुआ था। और इसके समय महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की गई थी। मतलब इन्होंने साथ में क्या है, अमृतसर की संधि की थी। अब ये रणजीत सिंह के बारे में मैंने आपको आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें विस्तार से बताया था कि ये पंजाब में एक राजा हुआ करते थे, तो इनके साथ में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी। और वो संधि किसने की थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 1823 ईस्वी तक फिर इस तैनात रहे थे। और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संगोली की संधि भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। और इसके द्वारा जो आंग्ल नेपाल का युद्ध चल रहा था वो बंद हुआ था। तो मतलब लॉर्ड हेस्टिंग के समय में अंग्रेज और नेपाल का एक युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों और गोरखों के बीच भी युद्ध चल रहा था। तो इन दोनों युद्धों को समाप्त करने के लिए संगोली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी और वो की थी 1816 ईस्वी के अंदर। ये लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। जो पिंडारी आए थे विदेश से, इनका भी दमन किया था। और इनके नेता बासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। जो पिंडारियों के जो नेता थे वो बासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां हुआ करते थे। और इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग ने जो मराठा साम्राज्य था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। उसके पश्चात इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए भी नियम लागू किए थे। मतलब जो अखबार
छपाई होता था, जो समाचार पत्र छपाई होता था, उससे भी इसने कुछ प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था और उनको अलग मार्गदर्शन दिया था। और इसके समय में 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। तो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम भी इन्हीं के समय में लागू हुआ था। इनके पश्चात में लॉर्ड एमहर्स्ट को ये चार्ज दिया गया और लॉर्ड हेमस जो है 1823 से 1828 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। और इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। और 24 से और 26 तक ये लगभग 2 साल चला था, जो आंग्ल बर्मा का युद्ध था। और इसमें अंग्रेजों ने क्या है, बर्मा को बुरी तरह से पराजित किया था। और 1826 में इन दोनों के मध्य में यार्डवू की संधि हुई थी। तो जो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में अंग्रेज और बर्मा में युद्ध चल रहा था, वो 24 से 26 तक, मतलब 1824 से 1826 तक चला था। उस युद्ध में क्या अंग्रेजों की विजय हुई थी और उन्होंने बर्मा वासियों को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो 1826 ईस्वी में एक संधि हुई थी इनके बीच में और वो थी यांडवू की संधि। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की छावनी के विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बैरकपुर की छावनी का विद्रोह भी हुआ था। इसके पश्चात में लॉर्ड विलियम बेटिंग को यहाँ पे गवर्नर बनाया गया था और ये 1828 से 1835 ईस्वी तक इस पद पर तैनात रहे थे। और ये लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, ये क्या है, मिल और बेंथम दो सदस्य थे। इनके विचारों से प्रभावित होकर के कट्टर उदारवादी थे, मतलब ये उदारवादी गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखना, याद रखना, भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। और कंपनी का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको दोनों में डिफरेंस याद रखना। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग माना जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग माना जाता है। और कंपनी का प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों को डिफरेंस याद रखना है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त कर दिया था। जो सती प्रथा भारत के अंदर थी कि किसी का पति अगर समाप्त हो जाता है तो उसके साथ में ही जीवित जलना स्त्री को जो चला आ रहा था उसको इन्होंने बंद कर दिया था। बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाया 1829 ईस्वी में और धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। मतलब 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया धारा 17, उसके तहत जो सती होते हैं उसको अवैध घोषित कर दिया था। ये सती प्रथा का विरोध जो है इनको रोकने का प्रयास अकबर ने और मराठा पेशवाओं ने भी किया था, पर पूर्ण रूप से ये लोग रोक नहीं लगा पाए थे। मतलब इन लोगों ने प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का। बेटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में जो ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। जो लोग ठगीबाजी करते थे या गरीब जनता को ठगते थे उसको भी 1830 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बंद करवा दिया था। और 1835 ईस्वी में बेटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और इसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में ही शिक्षा का अधिकार भी अंग्रेजों को बनाया गया था। बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था। मतलब ये दो जो स्वतंत्र क्षेत्र थे, एक मैसूर था और एक कुर्ग था, इनको 1831 और 1834 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। इसके समय सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था कि जो सरकारी सेवा में अंग्रेज और भारतीयों के बीच में जो भेदभाव किया जाता था उसको भी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने समाप्त कर दिया था। बेटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालय को बंद कर दिया था और इसका कार्य मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को बांट दिया था। तो मतलब जो कॉर्नवालिस ने ये प्रांतीय अपीलीय सर्किट न्यायालय जो बनवाए थे इनको बंद करके मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों के हाथ में इनका कार्य दे दिया था। इसने न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी की अनुमति दे दी थी। मतलब जो न्यायालय में सुनवाई होती थी तो पहले फ्रांस में भाषा में होती थी, लेकिन
इन्होंने कर बोल दिया कि भाई फ्रांस इंडियन लोगों को नहीं आती होगी, तो इन्होंने स्थानीय जो भाषा उस जगह की थी, उसी भाषा में सुनवाई होगी, ऐसा भी एक नियम बना दिया था। और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था, जो इम्पोर्टेंट पद है उन पे भी भारतीयों को नियुक्त किया था। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था, वो शिशु बालिका की हत्या का प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो लड़की है या तो गर्भ में समाप्त कर देना या जन्म के पश्चात जो खत्म कर देते थे लोग, उसको भी एक कड़ा कानून इन्होंने बना लिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों, ये थे अंग्रेजों के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। और ये आज हमने पढ़ा प्रथम भाग। वायसराय और गवर्नर जनरल का कम से कम 4 से 5 भागों में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज 10 से 11 गवर्नर जनरलों के बारे में हमने पढ़ा, और ये प्रथम भाग में जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको बताया। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मिलते हैं ये आधुनिक भारत के इतिहास के मतलब इसी वायसराय और गवर्नर जनरलों के अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।